कैलकुलस बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और ये ब्रांच स्पेशली न्यूटन ने बनाई थी और इसका पर्पस था फिजिक्स की कैलकुलेशंस करना, मैथमेटिक्स की भी कैलकुलेशन करना ऑफ कोर्स, लेकिन फिजिक्स में इसने हमारी बहुत हेल्प की। तो कैलकुलस के बिना फिजिक्स एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती, तो कैलकुलस हैज बीन वेरी हेल्पफुल। नाउ दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट हाउ वी अप्लाई इट इन फिजिक्स, दैट इज द पर्पस एंड दैट इज व्हाट वी विल स्टडी। हम सिर्फ उतना ही पोर्शन पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होता है और बाकी कैलकुलस आप क्लास 12 में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विल सी ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। ओके, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटीज किस तरह की होती हैं, तो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है हमारा जो ये बताता है कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट वो होती हैं जिनकी वैल्यूज लगातार बदलते रहे, कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज नहीं बदलती, और वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू बदलती हैं। ओके, इसमें डायमेंशंस में आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, वन आर हैविंग डायमेंशंस एंड वन आर डायमेंशनलेस। इसी तरह से वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, वन इज डायमेंशनल वेरिएबल्स, वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। दैट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें वेरिएबल्स के बारे में ही बात करेंगे और इसका हमने कैटेगराइजेशन किया कि वेरिएबल क्वांटिटी ऐसी हो सकती हैं कि एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी उस पर डिपेंड करेगी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दो तरह की क्वांटिटीज वेरिएबल्स में होती हैं। ओके, तो सबसे पहले नोट करिए क्वांटिटी, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। It is a measurement, or sorry, it is something which can be measured. Okay, जिसका मेजरमेंट हो सके। दूसरा वेरिएबल, ये आप कर चुके हैं। इसकी दो तरह के क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू नहीं बदलती, ये कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, वन इज यूनिवर्सल कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, और एक वो कांस्टेंट जो एक क्वेश्चन में ही कांस्टेंट होते हैं और जब हमारी सिचुएशन बदल जाती है, हम दूसरे सेट ऑफ इवेंट्स पे जाते हैं तो वो वहां पर वो कांस्टेंट नहीं रहता, दूसरा कांस्टेंट रहता है। जैसे हम यहां से कहीं मूव कर रहे हैं और उस समय हमारे कार की वेलोसिटी 40 है, वो लगातार यहां से रायपुर तक जाते तक एवरेज वेलोसिटी उसकी 40 रहती है, तो 2 आवर्स में हम कितना दूर जाएंगे? 100। 3 आवर्स में कितना दूर? 2 आवर्स में 80 और 3 आवर्स में 120, 4 आवर्स में 160। इस तरह से हम आवर बदल रहे हैं और उसके साथ डिस्टेंस बदलते जा रहा है। क्या चीज नहीं बदल रही है? वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम यहां से रायपुर जाते हैं और वो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अगर 40 की वेलोसिटी से जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा? 5 आवर्स। अगर 50 के वेलोसिटी से 4 आवर्स, अगर 60 के वेलोसिटी से 3.5 आवर्स, 100 की वेलोसिटी से 2 आवर्स। तो कौन सी दो क्वांटिटीज वेरी हो रही हैं? वेलोसिटी एंड टाइम। और कांस्टेंट कौन है? यहां से लेके रायपुर का डिस्टेंस। तो ये वाले एग्जाम्पल में डिस्टेंस कांस्टेंट है। पिछले एग्जाम्पल में कार लगातार 40 से चल रही थी, तो उसमें कौन कांस्टेंट था? 40 किलोमीटर पर आवर, ये कांस्टेंट था। ये वाले जो कांस्टेंट होते हैं ये टेम्परेरी कांस्टेंट होते हैं, किसी एक
सेट ऑफ इवेंट्स के लिए। दूसरे सेट में जाके वेलोसिटी वेरिएबल बन गई, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर सेट के लिए। तो कांस्टेंट इस तरह के होते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। नंबर 5 इज ए नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहती है। वो एक न्यूमेरिकल में आए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, किसी में भी आए, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो नंबर्स आर ऑल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स होते हैं। देन वी कम टू वेरिएबल। वेरिएबल में अब एक तरह का क्लासिफिकेशन हम लेंगे एंड दैट क्लासिफिकेशन इज वेरिएबल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा, पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बताता हूं। y इज इक्वल टू 3x²। इसमें मैं ये कहूंगा जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर x 1 है तो y होगा 3 और अगर x 2 है तो y हो जाएगा 12। अगर x 3 है तो y हो जाएगा 27। तो इसमें हम ये बोलेंगे x अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू चेंज करता है 1 2 3 और उस पर कौन डिपेंड करता है? y की वैल्यू। तो इसमें हमने ये माना कि x इज इंडिपेंडेंट एंड y डिपेंड्स ऑन इट। फिर से यहां से हम निकलते हैं मूव करने के लिए बाहर, मोशन का प्रॉब्लम। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूर जाते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी की वेलोसिटी 40 है। 2 घंटे में कितना दूर जाएंगे? 80। 3 आवर्स 120, 4 आवर्स 160। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा 5 आवर्स में कितनी दूर जाएंगे, यू विल से 200। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसका आंसर आप मुझे देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप क्या पूछेंगे? टाइम कितना। अगर मैंने आपको बोला कि कितनी दूर पहुंचेंगे तो आप बोलोगे कितना टाइम, मैंने बताया 2 आवर्स, देन यू विल से 80 किलोमीटर। तो जब तक मैं टाइम नहीं बताऊंगा आप डिस्टेंस नहीं बता सकते। तो कौन डिपेंड किया किस पर? डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो इसमें टाइम क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, और डिस्टेंस क्या हो गया? डिपेंडेंट। ये 2 वेरिएबल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चीज बदलेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बदलेगी। ये रिलेटेड वेरिएबल्स हैं और रिलेटेड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक उसमें इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट भी होती हैं जो इन दोनों के बाहर होती हैं। जैसे अगर 3 आवर्स टाइम बीत गया तो हम कितने डिस्टेंस पर पहुंचे हैं? 120। और 5 आवर्स बीता है तो कितने डिस्टेंस पर पहुंचे हैं? 200। तो कोरबा से नागपुर कितनी दूर है? तो आंसर है कोरबा से नागपुर 500 किलोमीटर है। 1 घंटा बीता तो नागपुर कितनी दूर है? 500। 2 घंटा बीता तो भी नागपुर 500। 3 घंटा बीत गए हमको चलते हुए तो कोरबा से नागपुर का डिस्टेंस कितना है? 500। नहीं बदल रहा है। तो ये जो 500 है ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट। कोरबा से नागपुर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट। और इसको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये बताइए टाइम पर कौन सा डिस्टेंस डिपेंड करता है? वो डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल किया या वो डिस्टेंस जो कोरबा और नागपुर के बीच है? जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है किस पर? टाइम पर। लेकिन कोरबा टू नागपुर जो डिस्टेंस है, इज इट ए डिपेंडेंट वेरिएबल? नो, दैट इज ए कांस्टेंट। ये समझ आया? तो इस तरह से डिस्टेंस बोलने से हम उसको डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट ऐसा नहीं कह सकते। ये डिफरेंट सेट्स हैं जो हमको कंडीशंस दी जाएंगी, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है।
राइट। तो किसी भी सेट ऑफ इवेंट्स में जो हमको क्वांटिटीज दी जाएंगी उसमें किस तरह से सेट करेंगे ये अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक, एक स्कूटर यहां से चलता है, उसमें हमने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया। 5 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब थोड़ा सा आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करिए। 1 घंटे बाद उसमें हमने देखा 5 लीटर पेट्रोल है, 2 घंटे बाद देखा 5 लीटर पेट्रोल है, 3 घंटे बाद देखा 5 लीटर पेट्रोल है। इज द पेट्रोल क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन टाइम? नो, दैट्स द कांस्टेंट। अब हमने स्कूटर को चलाना शुरू कर दिया। चलाना शुरू कर दिया तो 1 घंटे बाद देखा पेट्रोल 4 लीटर है, फिर 1 घंटे बाद देखा 2 लीटर कम हो गया, 3 लीटर बच गया। 3 घंटे बाद 3 लीटर कम हो गया, 4 घंटे बाद 4 लीटर कम हो गया। अब जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है, इज इट डिपेंडिंग अपॉन टाइम? आंसर इज यस। नाउ इट इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज इस तरह से डिपेंडेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? सेट ऑफ इवेंट व्हाट इज गिवन टू अस। ये हमको देखना है कि कौन किससे बदलता है। अब दूसरी क्वांटिटी देखिए, अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारे स्कूटर में टैंक में 1 लीटर पेट्रोल है और वो 50 किलोमीटर जाता है। अगर हम उसमें 2 लीटर डलवा लेंगे तो कितना दूर जा पाएगा? 100 किलोमीटर। 3 लीटर डलवाएंगे तो यस 150 किलोमीटर। अब बताइए इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? डिस्टेंस और पेट्रोल क्वांटिटी, ये 2 वेरिएबल हैं। कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? वेरी गुड, डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? पेट्रोल क्वांटिटी पर। तो इंडिपेंडेंट कौन है? पेट्रोल क्वांटिटी। और डिपेंड कौन करता है? डिस्टेंस। ये समझ आया? इस तरह से जो भी आपको स्टोरी बताई जाएगी, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट विच इज डिपेंडेंट एंड विच इज इंडिपेंडेंट। हमने मैथमेटिकली फॉर्म उसका बनाया, दैट लाइक दिस। इसमें हमको क्या पता लगता है कि x इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड y डिपेंड्स ऑन इट, राइट। तो इसमें हाँ, अब हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, y डिपेंड्स अपॉन x। जब हम ट्रेवल कर रहे थे, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। इसी में मुझे दूसरी चीज बताइए, 2 घंटे तक मैंने कार चलाई। अगर मेरी स्पीड 20 है तो मैं 40 किलोमीटर दूर पहुंचता हूं। अगर मेरी स्पीड 40 है तो मैं 80 किलोमीटर दूर पहुंचता हूं। अगर मेरी स्पीड 70 है तो मैं 140 किलोमीटर दूर पहुंचता हूं 2 घंटे में। अब बताइए इसमें कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है? क्या क्या है हमारे पास? टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस। इस स्टोरी को आपने सुना, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्टेंस डिपेंड अपॉन स्पीड। और टाइम क्या है इसमें? टाइम इज कांस्टेंट, क्योंकि हर बार हम टाइम कितनी देर तक गाड़ी चलाते हैं? 2 घंटे। पहले एग्जाम्पल में भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, हर बार हम कार कितनी देर के लिए चलाते? 2 घंटे के लिए। तो टाइम इसमें क्या हो गया? कांस्टेंट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? स्पीड। और उस पर कौन डिपेंड करता है? डिस्टेंस। अब कुछ समझ आ रहा है कि क्वांटिटीज वेरिएबल होती हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें कोई चीज डिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट है और कोई कांस्टेंट है। ओके, अब इस पर आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 क्वांटिटीज होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो हम क्या कहते हैं उसमें? डिपेंडेंट। जैसे y, इसमें कौन किस पर डिपेंड करता है? तो x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं, तब जाकर y की वैल्यू चेंज होती है। अगर हम x की वैल्यू नहीं बदलेंगे तो y की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो y डिपेंड्स अपॉन x। अब ये जो हमारी भाषा है, y डिपेंड्स ऑन x, ये जो चीज है ना, डिपेंड्स अपॉन,
इसको हम मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैथमेटिक्स में तो इजी करके हम बना देते हैं और इसको लिखा करेंगे फंक्शन ऑफ। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बना, y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x, मीनिंग अब आप समझते हैं y डिपेंड्स अपॉन x। अब इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली फॉर्मूला के फॉर्म में। इसको लिखना है कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मैथमेटिक्स में इसमें ट्रांसलेट होगा y इज फंक्शन ऑफ x। लिख लीजिए ये सारी चीज। अब एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए पहले, y इज फंक्शन ऑफ x ये हमको एक अधूरी सूचना देता है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? इट इज ए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इट सेज दैट y इज डिपेंडिंग अपॉन x, y की x के साथ रिलेशनशिप है, पर क्या रिलेशनशिप है ये हमको ये क्लियर नहीं करता। y की x के साथ बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकती है। किस तरह की? y इज इक्वल टू 2x, x में 1 2 3 रखिए, y बदलेगा। ओके, अगर आप x में 1 2 3 रखते हैं तो y कुछ और आएगा। ओके, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब। x को 1 2 3 4 करिए, अब कुछ और आएगा। ये सब क्या है? यहां पर y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। तीनों y f के x के फंक्शन हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन की डिटेल है। कौन? 2x x स्क्वेयर या 2 प्लस 3x स्क्वेयर, ये उस फंक्शन की डिटेल है। जैसे हमारे साथ हम किसी को लेके गए और आपने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे रिश्तेदार है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का फंक्शन, ये मेरी रिश्तेदार है। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं क्या रिश्ता है, तो आप बताओगे ये मेरी मौसी की लड़की है, रिश्ता क्लियर हो गया। या आप बताओगे मेरे चाचा की लड़की है, या आप बताओगे कि मेरे दूर के ये जो रिश्ते हैं इसका 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 इसकी लड़की है। ये आप क्या कर रहे हो? उस रिश्ते को क्लियर कर रहे हो, उसकी डिटेल बता रहे हो। उसी तरह से जब हम ये कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमारा मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन में कौन है? x। लेकिन वो एक्सप्रेशन क्या है, एग्जैक्ट रिश्तेदारी क्या है, वो कौन बताते हैं? ये। तो ये सब क्या है? ये फंक्शन है x के। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, क्योंकि ये x से बने हुए हैं। ये इस फंक्शन है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल किससे बना हुआ है? x से। सो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और ये भी x का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ x मतलब x से बना हुआ एक एक्सप्रेशन, जिसमें x की वैल्यू रियल वैल्यू होनी चाहिए और इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, वी विल नॉट डिस्कस दैट हियर। ठीक है, जैसे रूट माइनस एक्स। अब रूट माइनस एक्स स्क्वेयर कोई रियल क्वांटिटी नहीं होती है। किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर हम आपसे पूछेंगे रूट माइनस 16 कितना होता है, तो आंसर है नहीं होता है। दैट इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी एंड दैट इटसेल्फ इज मैथमेटिक्स। ओके, तो ये सारे क्या हैं? एक्स के फंक्शन। यहां तक अब आप बात समझ गए कि y डिपेंड्स अपॉन x, उसको हम क्या लिखा करेंगे? y इज फंक्शन ऑफ x। ये एक इक्वेशन नहीं है, इक्वल लगा है इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है कि y x का एक फंक्शन है, y की x से रिलेशन है, उसके के साथ एक एक्सप्रेशन कोई भी बना होगा जो कि हमको बताएगा कि y का x के साथ क्या रिलेशन।
वेरिएबल दोनों, एक्स भी बदलता है और वाई भी बदलता है। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे वाई बदलेगा। तो ये हो गया वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, अब उसके बाद ये फंक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे अभी आप दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और ये नाम आप अपने नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ेंगे, फिजिक्स का हमारा ज्यादा काम इसमें नहीं है। ओके, फिर भी हम नोट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, नंबर 1 इट इज पावर फंक्शन। And power function is y is equal to x to the power something. And this can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Second, exponential. No, second is, let us say, trigonometric function. Trigonometric function. Y is equal to sin x, cos x, or anything. यहां पर x पावर में आएगा, x पावर में आएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x की पावर अगर कुछ होगी तो इसे क्या बोला जाएगा? पावर फंक्शन। और x खुद पावर में चला तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ज्यादा इफेक्टिव होता है जब पावर फंक्शन चेंजेस ज्यादा होते हैं। ये मैथमेटिक्स है। ओके, उसके बाद अगला लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग विच कंटेन, जैसे लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर, लॉग ऑफ 2x, लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x, एनीथिंग उसमें x होना चाहिए और पहले क्या लिखा होगा? लॉग। सो दिस इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, ये टाइप्स हो गए, इनको नोट कर लीजिए। ऑफ और क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग देते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन। दो क्वांटिटीज लगा रही हैं और ये है एक डिपेंडेंट, क्योंकि हमको मालूम है जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बदलती है तो उसके साथ वाली जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि उसका फंक्शन है वो भी साथ ही साथ बदलेगा। जैसे इसमें आपने देखा अगर x बदलेगा तो उसके साथ में y भी बदलेगा ही। ओके, अब हम इसमें एक चीज निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? हमने x को किया तो y, हम एक डिवीजन करना चाहते हैं कि जब हम x करेंगे
उसमें चेंजेस आएंगे डेल्टा एक्स, इसके कारण y भी चेंज हो जाएगा। पहले जो y था, जब हमने जैसे ही x को बढ़ाया y भी चेंज हो, और नया y में कुछ चेंजेस आ गए। वो कितने चेंजेस हैं? डेल्टा y। तो y की नई वैल्यू हमको क्या मिली? y प्लस डेल्टा y। y की पुरानी वैल्यू क्या थी? y। ओके, तो y प्लस डेल्टा y इज न्यू वैल्यू, डेल्टा ओनली y इज द ओल्ड वैल्यू। ये y से y प्लस डेल्टा y क्यों बन गया? क्योंकि x में कितने चेंजेस हो गए? डेल्टा x चेंज हुआ, डेल्टा x चेंज हुआ। अब हमारा मेथड डिवीजन का मेथड क्या कहता है? हुए हैं, डेल्टा x चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ? y प्लस डेल्टा y माइनस y कितना होता है? ये डेल्टा x में चेंज हुआ तो इसमें y में कितना चेंज हो गया? y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये y इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा? डेल्टा y। तो जब डेल्टा x चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ? डेल्टा y। और 1 चेंज होगा तो ये क्या होगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x। हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक्सप्रेशन समझ में आया आपको? डेल्टा x चेंज हुआ, उसके कारण y में कितना चेंज आ गया? डेल्टा y। तो चेंज अपॉन चेंज, ये फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक, अब और इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग है, यानी x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जब हम x को 1 to 2 करते हैं, 1 to 2 करते हैं तो x में कितना चेंज हुआ? 1। तो हमने ऑब्जर्व किया कि उस समय y में भी चेंज हुआ 1। ठीक, अब हमने फिर से x को 1 to 3 किया। मैं इसको लिख देता हूं और तब अच्छे से समझ में आएगा। हमने की 1, तो डेल्टा एक्स y 0 से 1 तक चेंज हुआ, डेल्टा एक्स कितना हो गया? हम की y की जो नई वैल्यू आ गई, दैट इज y प्लस डेल्टा y या y डैश, कुछ भी मान। जब x की वैल्यू 1 हो गई तो x में कितना चेंज आया? 1। y में भी कितना चेंज? 1। अगला, x की वैल्यू बढ़कर 2 हो गई। कितना बढ़ा x? 1 से 2 तक 1। हमने ये देखा कि उस समय y की वैल्यू 3 हो गई। तो कितना चेंज हुआ? फिर से x की वैल्यू 3 हो गई, डेल्टा x कितना आया? 2 से 3 तक 1 बढ़ा। लेकिन हमने ये देखा कि y जो था ये अब इसकी वैल्यू हो गई 6। तो y कितना बढ़ गया पहले से? 3। ठीक, फिर ये हमने किया 4, फिर से 1 चेंज हुआ और ये जो वैल्यू है हो गई है। तो ये कितना? अब ये बताएंगे y अपॉन x, y अपॉन x ये कितना है यहां पर? अपॉन 3 अपॉन 4, ये वैल्यूज हैं y अपॉन x की। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूंगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बताओ,
जबकि y अपॉन एक्स कितना है 2.5, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स कितना है 4, और ये सिर्फ कितना है 2। तो y में कितना चेंज हुआ 2 गुना, 2.5 गुना, y में 2.5 गुना चेंज हुआ, लेकिन डेल्टा y और डेल्टा x में क्या रेशियो है 4 टाइम्स। तो y और x का रेशियो एक अलग चीज है और डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो एक अलग क्वांटिटी हो सकती है। जैसे हम मूव कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर जगह पर रोड बहुत अच्छी है और हमने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया, गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है। उस 10 सेकंड में गाड़ी की स्पीड क्या है 100, लेकिन दूसरे टाइम आ सकते हैं जबकि 10 सेकंड में गाड़ी सिर्फ 50 की स्पीड से चल रही है, गाड़ी सिर्फ 10 की स्पीड से चल रही है। तो जगह जगह हम डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते जाते हैं, तो हमको डिस्टेंस अपॉन टाइम हर जगह अलग अलग मिलेंगे, हो सकता है। ओके, दिस नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, पर यहां पर हमको पता लगेगा कि अगर मैं y अपॉन एक्स लिखता हूं तो एक अलग क्वांटिटी है, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स लिखता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर y अपॉन एक्स लिखता हूं तो ये क्या होता है रेशियो ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y और x का रेशियो y अपॉन एक्स है, डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये दो तरह की क्वांटिटीज हमारे पास फिजिक्स में अलग अलग। जैसे हम यहां से बाहर जाने के लिए मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, हमने देखा 4 घंटे बाद 4 आवर्स हमारा डिस्टेंस है 60, 5 आवर्स 6 आवर्स के बाद हमारा डिस्टेंस हो गया 90। तो यहां हमारी स्पीड कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 4 15। यहां हमारी स्पीड कितनी है दिस इज 90 डिवाइडेड बाय 6 अगेन 15। ओके, इस दो हम कितनी दूर गए 30। तो डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 30 अप, ये भी कितना आया 15। दिस इज ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए, 4 आवर्स में हम 60 गए और 6 आवर्स में हम 120 चले गए। 6 घंटे बाद देखा तो हम 120 दूरी तक पहुंच चुके थे। अब यहां पर हमारा x का डेल्टा x कितना हुआ, डेल्टा x इज 120 माइनस 60, दिस इज 60, और डेल्टा t कितना हुआ डेल्टा x बाई डेल्टा t कितना आया 30। डेल्टा x क्या है और डेल्टा t क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड। तो ये हमारी स्पीड कितनी आई डेल्टा x बाई डेल्टा t, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x 60, डेल्टा t 230 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60, 6 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 120। तो 4 से 6 घंटे के बीच में हमारी स्पीड क्या थी, ये हमने कैसे निकाला, डिफरेंस इन द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द टाइम, और ये कितना आया 60 अपॉन टाइम, दिस गिव्स द स्पीड और वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, पहले वाली वेलोसिटी क्या है 15, बाद वाली वेलोसिटी क्या है दिस इज हाउ मच 20, 15 और ये क्या है 20, लेकिन बीच की वेलोसिटी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो आंसर है ये हैं x अपॉन t।
एक्स अपॉन एक्स अपॉन टी 20। तो ये कौन है 30 कौन है 30 चेंज इन द एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। अब चेंज इन द एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम ये क्या, ये किसकी डेफिनेशन है? तो आंसर है ये स्पीड की डेफिनेशन है। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जैसे मैं 10 बजे यहां पर हूं और 12 बजे 50 किलोमीटर दूर पहुंच गया। फिर से 10 o'clock I am at a milestone of 100. At 12 o'clock I am at a milestone of 150. तो मेरी स्पीड कैसे निकालेंगे आप? ये क्या चीज है? पोजीशन। ये क्या चीज है? टाइम। ओके, तो मेरी स्पीड कितनी है? वेरी गुड। कैसे निकाला आपने? थोड़ा प्रोसेस को सोचिए, कैसे निकाला? इसको माइनस किया 50, इसको भी माइनस किया। जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा टी। फिर आपने डिवाइड किया तो आपने क्या कैलकुलेट किया? ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये कितना आ गया? 25 किलोमीटर पर आवर। अब क्या आप इससे वो निकाल सकते हैं 25? नहीं आएगा। किसी को 25 किसी भी तरह से नहीं आएगा, क्योंकि ये तो घड़ी का टाइम है। और ये क्या चीज है? द टाइम ड्यूरेशन, द टाइम पीरियड फॉर विच ट्रेवल इज मेड। इसलिए y अपॉन एक्स, सॉरी x अपॉन टी, x अपॉन टी हमको स्पीड नहीं देता। हमको स्पीड कौन देता है? वेलोसिटी कौन देता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स अपॉन टी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? एक्स अपॉन टी का यहां कोई मतलब नहीं। ठीक, तो हमको जो फिजिक्स के फॉर्मूले बनाते हैं उसमें हमको किसकी जरूरत है? एक्स अपॉन टी की या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की? यस, चेंज इन पोजीशन टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितना टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, डिवाइड किया तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। ये तो सारी चीजें हम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में इसका नाम क्या है? मैथमेटिक्स में इसका नाम है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ओके, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब ये देखिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको हमारी प्रोसेस क्या हुई? अभी अभी आपने ये प्रोसेस की है। इसमें आपने पहला स्टेप क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस निकाला। उसके बाद आपने क्या किया? डिवीजन किया। डिफरेंस निकाला और उसके बाद डिवीजन किया। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस। मैथमेटिक्स की कौन सी क्वांटिटी निकालने के लिए? तो इस मैथमेटिक्स की क्वांटिटी का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी जगह कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती है। तो जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी को डिवाइड नहीं करते। किसको डिवाइड करते हैं? दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करते हैं। ये फैक्ट आपको समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आएगा। तो अब एक चीज हो गई रेशियो, और एक अलग चीज है रेट ऑफ चेंज। रेशियो किसका निकालेंगे? y अपॉन एक्स। रेट ऑफ चेंज क्या होगा? डेल्टा y बाई। ठीक, अब ये रेट ऑफ चेंज को हम लोग बहुत एग्जैक्ट करना चाहते हैं। एग्जैक्ट मतलब
जैसे अभी हमारा स्पीडोमीटर शो कर रहा है वेलोसिटी 0 और ऐसा मैंने एक्सीलरेटर दिया कि वहां पर पहुंचा तो वो वेलोसिटी हो गई 100, 0 100, टाइम लगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ हमने सीधा सीधा निकाल दिया 0 to 100, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी 100, यहां 0 टाइम था वहां 10 सेकेंड टाइम था, व्हाट इज चेंज इन टाइम 10, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करिए 100/10 कितना आ गया 10। तो हमने ये बोला कि पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी कितनी बढ़ती चली गई 10, यहां पर से 1 सेकेंड बाद 10, 1 सेकेंड बाद 20, 1 सेकेंड बाद 30, इस तरह से हर 1 सेकेंड में बढ़ती चली गई। लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं अपनी मोटरसाइकिल में तो पहले 1 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी 0 to 10 नहीं हुई थी, उस समय 0 to 8 हुई। दूसरे में हमने देखा तो पहले में 8 बढ़ी, दूसरे में 9 बढ़ गई थी, तीसरे में 10 बढ़ी थी, चौथे में 12 बढ़ी थी, पांचवें में 13 बढ़ी थी, एवरेज मिला के कितनी बढ़ गई 0 to 100 और टोटल टाइम कितना लगा 10। तो हमने क्या निकाला एवरेज एक्सीलरेशन की एग्जैक्ट एक्सीलरेशन, तो आंसर है हमने एवरेज निकाला ना टोटल लेके। यही होता है एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करते हैं x डिवाइडेड बाय t, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहां से हम गए 100 मीटर पहुंचे, हमको टाइम लगा 10 सेकेंड, तो हमारी स्पीड कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो हमारा एक्सीलरेटर है वो तो कभी 10 दिखाया ही नहीं था। हमने यहां से जैसे एक्सीलरेटर घुमाया शुरू में दिखाता है 0, फिर दिखाता है 2, तो अगले 1 सेकेंड में कितना गया होगा 2, अगले 1 सेकेंड में 4, अगले 1 सेकेंड में 6, उसके अगले 1 सेकेंड में 8, उसके अगले 1 सेकेंड में 10, उसके अगले 1 सेकेंड में 14 और उसके अगले 1 सेकेंड में 16। पूरा एवरेज क्या आया 10। और उस 10 को हम क्या बोल रहे हैं हमारी स्पीड, जबकि वो हमारी स्पीड नहीं है। तो हमारी स्पीड क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ठीक 6वें सेकेंड में हमारी स्पीड बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक 6वें सेकेंड में जब 6वां सेकेंड शुरू हुआ था उस समय हमारी पोजीशन क्या थी वो निकालो, जब 6वां सेकेंड खत्म हुआ उस समय हमारी पोजीशन क्या थी वो निकालो, और दोनों पोजीशन के डिफरेंस को डेल्टा एक्स को 1 सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कौन से 6वें सेकेंड की। और उसमें भी मैंने ये बोला कि नहीं वो भी ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि 6वां सेकेंड तो बहुत लंबा होता है, एक 6वें सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो हमको ठीक 6 सेकेंड पर वैल्यू चाहिए और आपने तो 6 से 7 तक की वैल्यू निकाल दी, दैट इज एवरेज। हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहते हैं तो हम उसमें फिर हमने उसको और छोटा किया। ये छोटे से छोटा किस तरह से होता है इसको देखिए। ओके, यहां पर हम इसको लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अगला फॉर्मूला ग्राफ है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। ओके, ये वाला डिस्टेंस x1 है और ये वाला डिस्टेंस x2 है। तो t1 से t2 तक हमारी वेलोसिटी कितनी, तो हमने क्या किया वेलोसिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 टाइम t2 माइनस t1। ये हमको क्या देता है वेलोसिटी। ये x2 माइनस x1 को हम क्या लिखते हैं डेल्टा x और टाइम के डिफरेंस को क्या लिखते हैं डेल्टा t। ये ओके, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। पर ये वेलोसिटी कौन सी है एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी का स्लोप क्या है डायग्राम में ग्राफ में, तो इसका स्लोप हमने ये बनाया, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप हमको क्या एक्सप्रेस करता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। पर अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब ये टाइम t था, ये वाला टाइम t,
क्या ये वेलोसिटी इसकी थी? यू विल से नो, नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहां पर स्लोप ऐसा है। ये क्या ये स्लोप और ये स्लोप एक है? नहीं है। तो यहां वेलोसिटी कम थी और ये एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। अगर मैं पूछूंगा कि यहां पर वेलोसिटी बताइए, तो आपने यहां पर परपेंडिकुलर बनाया और ये परपेंडिकुलर यहां वेलोसिटी ये थी। ये वेलोसिटी ज्यादा है, ये वेलोसिटी कम है, ये स्लोप ज्यादा है। तो यहां वेलोसिटी ज्यादा थी, यहां वेलोसिटी कम थी, यहां और कम थी। तो हमने ये जो आंसर दिया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अगर हम ये बोलेंगे कि ये वेलोसिटी यहां थी, इनकरेक्ट। यहां बोला कि ये वेलोसिटी यहां थी, इनकरेक्ट। दोनों करेक्ट नहीं है। तो फिर करेक्ट क्या है? अगर हम करेक्ट बनाना चाहते हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये वाला जो टाइम है t3, इस टाइम पर ठीक इसी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी चाहिए। कितनी? जैसे यहां से हमारी एक स्पेसशिप जा रही है मून के लिए और उसकी स्पीड बड़ी जबरदस्त है। लेट अस से इट इज 1000 मीटर और 10,000 मीटर पर सेकेंड। 10,000 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? लेस देन 1 मिली सेकेंड। 1/1000 सेकेंड में वो 1 मीटर जाती है। अब मैंने आपसे पूछा कि जब ये जा रही है, इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक जिस समय ये मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो हमको जो वो वेलोसिटी चाहिए, वो एवरेज वेलोसिटी चाहिए कि एक इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में चाहिए। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ से मार्स का डिस्टेंस इतना, टोटल टाइम लगा इतना, उसको डिवाइड कर दो, क्या निकला वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उस समय क्या वेलोसिटी होगी हमको नहीं मालूम। आप यहां से रायपुर जाते हैं और आपने कहा 200 किलोमीटर हम गए और हमको 4 घंटे टाइम लगे। 4 घंटे 200 किलोमीटर, क्या है हमारी स्पीड? 50। हमने कहा कि ठीक है आपको 4 घंटे लगे। ठीक 3 घंटे बाद आपने रायपुर शहर में एंटर किया होगा, उसके बाद 1 घंटा शहर में चले। जिस समय आपने रायपुर शहर में एंटर किया, उस समय क्या आपकी स्पीड 50 थी? नहीं थी। हमने आपसे पूछा कि यहां से जब आप चले, ठीक 2.5 आवर के बाद, जब आप बिलासपुर के बाद 4 लेन में चल रहे थे, बिल्कुल अकेले, कोई रश नहीं था, उस समय क्या आपकी स्पीड 50 थी? यू विल से नो, 100 थी। रायपुर में घुसे 20 स्पीड थी। ये वाली स्पीड क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस स्पीड को हम निकालना चाहते हैं। देखिए यहां हमारी स्पीड कम है, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। अब मैं चाहता हूं इसकी स्पीड निकालना, तो आपने मेरे को एक मेथड बताया। ये मेथड बताया कि ये ग्राफ बनाओ, यहां पर जाओ, इससे 1 सेकंड पहले और इसके 1 सेकंड बाद ये 2 पॉइंट पकड़ लो और ये वाला स्लोप ले लो। इसको, ये है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करोगे तो क्या निकलेगा? ये इस टेंजेंट की वैल्यू निकली, ये वाला स्लोप निकला। तो इस स्लोप को हम क्या मान सकते हैं? वेलोसिटी एट टाइम t3। आप देख रहे हो, अगर t3 पर मैं वेलोसिटी पूछता हूं तो ये स्लोप सही वेलोसिटी देगा पहले वाला, कि ये वाला सही वेलोसिटी देगा? ये पहले वाला सही देगा, ये सही देगा कि ये ऊपर वाला सही देगा? तो ये देगा। ये मैंने कैसे अप्रोच किया, कैसे बना लिया? तो मैंने ये कहा कि जो आप इतना बड़ा डेल्टा टी ले रहे थे, उसकी जगह मैंने छोटा सा डेल्टा टी लिया, इतना सा डेल्टा टी लिया, बस। अगर मैं इसको सेंट्रल वैल्यू रख के ये छोटा सा टी लेता हूं, तो मेरी जो कैलकुलेशन है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगी और मैं आपको ठीक ठीक वेलोसिटी बता सकता हूं। ठीक, आपने ऐसा किया, वेलोसिटी बताई और ये मुझे बताया कि ये जो वेलोसिटी है ये एग्जैक्ट 70 आ रही है। तो हमारी उस समय वेलोसिटी 70। हमने कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो यहां पर ये जो कर्व था ऐसा,
इस कर्व को बड़ा करके देखिए। अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये वाला कर्व हमको ऐसे दिखता है। ये बड़ा करके देखा इसको। यहां पर हमने क्या लिया था, t3 से 1 सेकंड कम, t3 से 1 सेकंड ज्यादा। कितना टाइम था? 2 सेकंड। यहां पर यहां से यहां तक ये कितना टाइम था? 2 सेकंड। अब यहां पर स्लोप ऐसा है और यहां पर स्लोप ऐसा है। ये वेलोसिटी कम और ये वेलोसिटी ज्यादा। तो क्या आपने मुझे एग्जैक्ट t3 पर स्पीड बताई? नहीं बताई। आपने क्या बताया? यहां से लेके यहां तक, और ये क्या चीज है? एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो एवरेज बता दिया आपने, और एग्जैक्ट बताइए, ठीक उस इंस्टेंट पर होना चाहिए। तो आपने कहा ऐसा करते हैं, इसको और कम कर देते हैं। ये 2 सेकंड लिया था ना, इसको लेते हैं 0.1 सेकंड, और इधर भी 0.1 सेकंड, और यहां ट्रायंगल बनाते हैं। अब हमने यहां ट्रायंगल बनाया, ये इसका स्लोप बनाया। तो t3 के लिए ये वाला टाइम कौन सा है? t3 के लिए ये पूरा एवरेज लेना ज्यादा करेक्ट होगा या ये वाला स्लोप लेना करेक्ट होगा? छोटा वाला। तो हमने क्या देखा, डेल्टा टी को छोटा कर दिया तो हमारा रिजल्ट ज्यादा अच्छा हो गया। तो हमने डेल्टा टी को छोटा कर दिया, और ये स्लोप आपने मुझे बता दिया कि ये जो स्पीड है, ये स्पीड 70 नहीं है, 68.565, ज्यादा एग्जैक्ट। ठीक है, मैं समझ गया। यहां पर वेलोसिटी, यहां स्पीड क्या थी? 50। यहां स्पीड निकाली थी 80। आपने मुझे बताया कि इस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी आ रही थी? 70। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने बोला वो नहीं, हमको ठीक इस इंस्टेंट पे बताओ, t3 पर। फिर आपने t3 के आसपास कितना बनाया? 0.1, इतना छोटा कर दिया डेल्टा टी को। अब ये स्पीड 68.56 आ गई। करेक्ट, छोटी हो गई। मैंने कहा ऐसा करते हैं, ये जो ग्राफ आपका है ना, ये वाला यहां से यहां 0.1, इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो ये ग्राफ हमको ऐसा दिखा। ये बीच में कौन है? t3, और यहां कितना है? 0.1 सेकेंड। ये भी कितना है? 0.1 सेकेंड। अब देखिए, ये जो 0.2 सेकेंड है, यहां पर की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो ये जो 68.56 है, ये हमने ये वाला स्लोप बताया है, ये स्लोप यहां से लेके यहां तक का। ये वाला स्लोप तो अभी भी नहीं बताया, ये माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा। अब क्या इलाज है? अब इसका इलाज है कि इस 0.1 को और छोटा करिए। तो आपने बोला ऐसा करते हैं, ये लेते हैं, दिस 0.01 सेकेंड का ये हम डिस्टेंस नाप लेते हैं, डेल्टा एक्स। 0.01 सेकेंड का जो डेल्टा एक्स होगा, उस डेल्टा एक्स से उस डेल्टा टी को डिवाइड करो। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हमको क्या देगा? वेलोसिटी। वो वेलोसिटी एग्जैक्ट किसकी होगी? t3 की आएगी। और ये आपने मुझे निकाल कर बताई, ये वेलोसिटी आ गई 68.567। इतनी बढ़िया वेलोसिटी आ गई, इतनी एग्जैक्ट। मैंने कहा ये भी ठीक नहीं। क्यों? समझ में आया क्यों? वही बहाना फिर लगा दिया, माइक्रोस्कोप से देखो, और अभी यहां से लेके यहां तक ये भी तो कर्व है, तो इसका अंत कहां है? t3 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बताएंगे? यहां फंस गए। और हम चाहते हैं कि t3 की एग्जैक्ट वेलोसिटी हमें चाहिए, क्योंकि उस इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी पूछ रहे हैं, और हमारी कैलकुलेशन के लिए हमको वही वेलोसिटी चाहिए, ना उससे 0.01 आगे, ना उससे 0.01 पीछे। ठीक उस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए। तो जैसे वहां से हमने चलाया स्कूटर और वहां तक पहुंचा, वहां की स्पीडोमीटर दिखा रहा था 0, यहां स्पीडोमीटर दिखा रहा है 80। तो हमने क्या पूछा? ये लाइन जब क्रॉस किया उस समय वेलोसिटी बताओ। तो आप वेलोसिटी बताओगे कैसे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करोगे। अब डिस्टेंस के लिए 2 लाइन तो लगाओगे, और हम एग्री नहीं कर रहे कि 2 लाइन पे नहीं, इस एक लाइन पे वेलोसिटी बताओ कि यहां से जब पार किया तो कितनी।
उस वेलोसिटी का नाम क्या रखा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक इस इंस्टेंट पे जब यहां से चक्का निकलेगा उस समय वेलोसिटी चाहिए हमको। तो इसका मैथमेटिक्स में क्या सॉल्यूशन है? तो हमने मैथमेटिक्स में इसका सॉल्यूशन बनाया। इसका सॉल्यूशन ये है कि डेल्टा टी को आप छोटा करते जाइए करते जाइए करते जाइए, इतना छोटा कर दीजिए कि वो जीरो के करीब पहुंच जाए। क्योंकि जब भी आप छोटा करते हैं तो मैं क्या कहता हूं कि ये 0.2 है और आपने छोटा कर दिया तो ये कितना आ गया? 0.02। अब मैंने कहा 0.02 की बजाय ऐसा करो ना, आप 0.002 कर दो और छोटा हो गया। आपने वो किया तो मैंने बोला 0.00002 कर दो और एग्जैक्ट आएगा। तो जितना हम डेल्टा टी को छोटा करते जाते हैं उतना ही वो हमारी रीडिंग ज्यादा एग्जैक्ट होते जाती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? डेल्टा टी को छोटा करने से हमारी रीडिंग ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा करेक्ट होती है। कितना छोटा कर दे कि एकदम ही करेक्ट हो जाए? तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 0। पर हमको प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर कैसा हो जाता है? इंडेफिनिट, अनडिफाइंड। 0 से हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप नंबर बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो नंबर बोलोगे मैं उससे एक छोटा नंबर बोलूंगा। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन है? तो इसके लिए ना हमने एक नई चीज बनाई। ये जो नई चीज न्यूटन ने बनाई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी अप्रोच 0। ये क्या चीज है? अप्रोच। अब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी? तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 से अगली वैल्यू। अब आपने हमको कैसे घेर लिया कि डेल्टा टी क्या है? 0 के बाद जो नंबर आता है वही। अब हमको बताना है 0 के बाद क्या नंबर आता है। 0 से आप ऊपर चलिए, नंबर बढ़ेंगे ना ऐसे। तो जो 0 के बाद नंबर आता है वो 0 हमने डेल्टा टी को ले लिया। वो सबसे छोटा नंबर हो गया, क्योंकि उससे अगला छोटा कौन है? 0, जो कि हमको नहीं लेना। हमको तो नंबर चाहिए, तो हमने वो नंबर क्या ले लिया? डेल्टा टी अप्रोचिंग 0। ये एक इतना छोटा नंबर है कि नंबर है, लेकिन उससे वो और थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अगर उतना छोटा हमने इसको टी को बना लिया, ये इतना छोटा बना लिया, तो यहां पर जो ट्रायंगल मिला, ये ट्रायंगल, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं। पहले जो इसमें 100 पॉइंट थे, 100 से 50 हो गए, छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, 10 हो गए, और छोटा कर दिया। तो जब हम अप्रोच 0 करते हैं तो 2 ही पॉइंट रह जाते हैं। अब ये 2 पॉइंट को मिलाओगे तो 3 पॉइंट होंगे तो कर्व बनेगा ना। 2 पॉइंट से कर्व नहीं बन सकता। 2 पॉइंट को मिलाया, लाइन ही बनेगी। ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो डेल्टा टी को हमने कितना लेना है? छोटा करते करते डेल्टा टी अप्रोचिंग 0। उसका हम नंबर बोलेंगे ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अप्रोचिंग 0। उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू सबसे सही आएगी। तो इसको हम कैसा लिखेंगे? हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? वेलोसिटी का फॉर्मूला बना डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा टी अप्रोच, डेल्टा टी अप्रोचेस 0। ये हमारी लिमिट है। इस लिमिट तक हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन डेल्टा टी अप्रोच 0। ये वाला एक्सप्रेशन डेल्टा टी अप्रोच 0 देन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस गिव्स अस द एग्जैक्ट वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज t, जिसको मैं t3 बोल रहा हूं। उस टाइम पर अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हमको ये वाला ऑपरेशन करना है। अब ये बात आपको समझ में आई? अब हमारी वैल्यू कैसी आएगी? एग्जैक्ट। पर हम इस ऑपरेशन को कहते क्या है? इस ऑपरेशन को करते कैसे हैं? इसे देखिए। ये क्या चीज है? 2 पोजीशन का डिफरेंस। और ये क्या चीज है? 2 टाइम का डिफरेंस जब उसने पोजीशन चेंज किया। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है, यहां पर कौन है? x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज है और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज हमको छोटे से छोटा लेना है। कितना छोटा लेना है? व्हेन इट इज अप्रोचिंग 0, इस लिमिट का लेना है। तब ये कैलकुलेशन क्या कहलाएगी? ये कैलकुलेशन कहलाएगी वेलोसिटी। अब इस कैलकुलेशन को, इस पूरे को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में न लिख के हमने इसको एक छोटे से फॉर्म में लिखा। ये इसको कर दिया dx और इसको कर दिया dt। dx मीन्स छोटा सा x का चेंज, dt मीन्स छोटा सा टाइम का चेंज। कितना छोटा? व्हेन द डेल्टा t अप्रोच 0, तब उसको क्या लिख देंगे? dt। समझ में आया? डेल्टा t थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर dt बड़ा नहीं हो सकता। dt का मतलब ही क्या है? डेल्टा t इज अप्रोचिंग 0, तब उसको dt लिखना है। ठीक, तो dx बाई dt किस चीज का फॉर्मूला बन गया? वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज व्हाट? dx बाई dt। ओके, ये मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है? इस ऑपरेशन से हमने क्या निकाला? वेलोसिटी। इसकी किसकी हेल्प ली? ग्राफ। ग्राफ में वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप। तो dx बाई dt हमको क्या देता है? स्लोप। स्लोप dx बाई dt, dy बाई dx। इस तरह से जो भी हम ऐसा लिखेंगे ये सब चीजें हमको क्या बताती हैं? स्लोप। दो क्वांटिटीज के बीच का स्लोप। यही हमको क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। इसके लिए भी क्या लिखना है हमको? dy बाई dx, dx बाई dt या जो भी। ठीक है, स्लोप, रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी, dx बाई dt। इस तरह से स्लोप ये किसमें आता है? ज्योमेट्री में। रेट ऑफ चेंज मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स, और ये दिस इज कैलकुलस। तो ज्योमेट्री में स्लोप निकाला जाएगा किससे? dy बाई dx। मैथमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज निकाला जाएगा किससे? dy बाई dx से। फिजिक्स में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जो भी फॉर्मूले होते हैं किससे निकाले जाएंगे? कैलकुलस से। dx बाई dt कैलकुलस से। तो कैलकुलस में ये अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला, और अभी इसका नाम नहीं रखा। अब हम इसका नाम रखते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन dx बाई dt मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? ये बड़ा इजी है। देखिए, आपने अभी तक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 पढ़े। यहां पर ऑपरेशन हो रहा है। इस पूरे में देखिए कैसे हमने ऑपरेशन किया। इसमें हमने पहले ये किया, यही बाद में जाके क्या बन गया था? dx बाई dt। कब? व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस 0। तो ये ऐसा बन गया। ओके, हमने स्टार्ट किया। ये कौन सा ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का? सब्ट्रैक्शन। ये हमने निकाला क्या? डिफरेंस निकाला। क्या निकाला? डिफरेंस। डिफरेंस और T2 माइनस T1 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो लाइन लगाया, ये ऑपरेशन क्या होता है? डिवीजन। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? डिफरेंस एंड डिफरेंस, और अगला स्टेप क्या किया? डिवीजन। तो पहले डिफरेंस करना है, फिर डिवीजन करना है। तो कौन से 2 ऑपरेशन इकट्ठे हो गए? डिफरेंस एंड डिवीजन। ये ऑपरेशन है कैलकुलस का। अब इस ऑपरेशन को हमने एक नाम दिया। एक नाम इस तरह से दिया, ये यहां से ये काट दिया। तो ये क्या बना?
क्या नाम हो गया इसका? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पहला पार्ट क्या? डिफरेंस, दूसरा पार्ट क्या? डिवीजन। तो ये दोनों 1 by 1 हम करेंगे तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन करके जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। रिजल्ट को क्या कहा जाएगा? डिफरेंशिएशन करने, डिफरेंशिएशन क्या है? सुनिए, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होता है इसमें? डिफरेंस देन डिवीजन। तो जहां जहां हमको मैथमेटिक्स की ये प्रोसेस चाहिए, जैसे वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए? डिफरेंस ऑफ पोजीशन, डिफरेंस ऑफ टाइम, और दोनों के बीच क्या होना चाहिए? डिवीजन। तो आपको डिफरेंस भी चाहिए, डिवीजन भी चाहिए, मतलब हमको चाहिए डिफरेंशिएशन चाहिए। समझ आया? तो जब हमको डिफरेंस और डिवीजन दोनों वन आफ्टर अदर चाहिए तो हम कौन सी ऑपरेशन करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये याद रखिए, दिस इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में पहले हमने क्या किया? डिफरेंस और डिवीजन। किस किस चीज का डिवीजन है ये? अब इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपने dx बाई dt या dy बाई dx किया, इसमें जो डिनोमिनेटर में है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और न्यूमरेटर में डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी उसी का फंक्शन है। तो ये रिजर्व है, ये ऑपरेशन है, ये d ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। नीचे किसका डिफरेंस रहेगा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, फंक्शन का। जैसे टाइम बीत रहा है और हमारी पोजीशन बदल रही है, तो ऊपर किसका डिफरेंस लेंगे? पोजीशन dx। नीचे किसका लेंगे? टाइम dt। तो dx बाई dt किया तो क्या निकला? फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? डिफरेंस ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम, वेलोसिटी। इसलिए dx बाई dt किसका फॉर्मूला बन गया? वेलोसिटी। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला मैं चाहता हूं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमने एक क्वांटिटी बनाई विच सेज टाइम के दो वैल्यूज लीजिए। इस टाइम पर वेलोसिटी v1 है, इस टाइम पर v2 है, यहां टाइम t1 है, यहां टाइम t2 है। तो v2 अपॉन v1, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये किसका फॉर्मूला है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, यू ऑल नो दैट। अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है तो कैलकुलस की लैंग्वेज में ये क्या है बताइए? कैलकुलस की लैंग्वेज में ये किसका चेंज? v का, और ये किसका चेंज? t का। तो dv बाई dt किसका फॉर्मूला आ गया? एक्सीलरेशन। ठीक है, इस तरह से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये दोनों बन गए हमारे। फिजिक्स में कौन सी लैंग्वेज यूज की? कैलकुलस की लैंग्वेज। ऑपरेशन एक्चुअल उसके अंदर कितने हैं? दो। हमने क्या लिखे? कितने ऑपरेशन? एक। उस दोनों को मिला के जो एक ऑपरेशन बनाया उसका हमने नाम क्या रखा? डिफरेंशिएशन, इसका नाम। ठीक है, और इसका दूसरा यूज देखिए, दूसरा नाम देखिए। देखिए इधर सुनिए, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? डेरिवेटिव। एक्सीलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अब मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं? डेरिवेटिव। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से डेरिवेटिव शब्द को यूज करना है। इसके नीचे हम लिख लेते हैं वेलोसिटी इज
वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। और इसी की भाषा में इसको क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। लिख सकते हो, ये दोनों लिख लो ताकि ये भाषा फिर आपकी अपनी भाषा हो जाए, और इसको जब मैं बोलूं आप समझ जाएं, आप बोलेंगे हम समझ जाएं, सब लोग इस भाषा को यूज करते हैं। वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब dv by dt। नाउ इफ आई टेल यू, ओके इसको करिए। हाँ जी, हो गया। अब इसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं इस भाषा के लिए। मैंने आपको एक फिजिक्स का फॉर्मूला बताया। मोमेंटम को हम कहेंगे p। मोमेंटम को क्या बोलेंगे? p। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मीन्स व्हाट? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में लिखिए। मोमेंटम का सिंबल क्या है? T। टाइम का सिंबल क्या है? T। व्हाट इज फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको डिफरेंशिएशन की भाषा में लिखने की कोशिश करिए। F इज, तो मैंने लिखा फोर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स इज, ये तो हो गया फोर्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू T। बोलो क्या लिखोगे? यस, क्या? dp by dt। ओके, फिर से मैंने आपको बोला फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ टाइम, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। तो अब आप क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू dp by dt। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलूंगा तब भी dp by dt, और डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम बोलूंगा तब भी क्या लिखोगे? dp by dt। दोनों शब्दों को यूज करना आया, डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन। तो ये डिराइव करना, उससे बना है डेरिवेशन। दैट मीन्स वी आर सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम एंड डूइंग ए प्रोसेस। तो उस प्रोसेस का नाम डेरिवेशन, उसी प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन। जो रिजल्ट आएगा डेरिवेटिव, वो उसका रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है? अच्छा, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। एक आध एग्जांपल और करते हैं। लेट अस से, हाँ फिर से, फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सुनिए, हम इज इक्वल टू वर्क डन एनर्जी। वर्क डन इज एनर्जी। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज एनर्जी। तो फोर्स किसके इक्वल हुआ? एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ओके, किसी एग्जैक्ट मोमेंट पर, किसी एग्जैक्ट लोकेशन पर हम निकालना चाहते हैं और हमको एनर्जी मालूम है, एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, और हमको एक्स का फॉर्मूला मालूम है। तो आप डिफरेंशिएशन में उसको कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू वॉट? ओके, एनर्जी को लिखना है E, एनर्जी E, और पोजीशन x या डिस्प्लेसमेंट x। अब बताइए F किसके बराबर होगा? वेरी गुड, dE बाई dx। सिंपल फॉर्मूला E अपॉन एक्स है, लेकिन हमको E अपॉन एक्स नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? चेंज इन E डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। E अपॉन एक्स नहीं है फॉर्मूला। चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन इज dE बाय, ऐसे आपने D लिखा, मतलब आप क्या बोल रहे हो? ऊपर चेंज, नीचे चेंज। ये डिफरेंस और ये डिवीजन पूरा मिलाकर क्या हो गया? डिफरेंशिएशन।
ये हमारी डिफरेंशिएशन का मतलब है और ये हमारी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, और इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग कुछ समझ में आया कि होता क्या है। मैथमेटिक्स में ये एक ऑपरेशन है जिसमें दो ऑपरेशन कंबाइन है। कौन कौन से? डिफरेंस और डिवीजन। दूसरा, डिफरेंशिएशन और सिंपल डिवीजन में क्या डिफरेंस है? तो आंसर है, डिफरेंशिएशन में हम जिसको डिवाइड करते हैं ये दोनों का आपस में रिश्तेदारी है। चेंज करते जा रहे हैं, स्प्रिंग दबा रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी भी ज्यादा लगती जा रही है। तो एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसलिए इसमें हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? डीई बाई डी एक्स। जब हम एक्सेलरेटर देते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वेलोसिटी बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। समझ आया? इस तरह से फंक्शन डिवाइडेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी ये हमने पहले लिखा हुआ है, कहीं पे होगा ये। ओके, तो इस तरह से ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का मीनिंग। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमको क्या क्या देता है? ये तीनों चीजें याद रहेंगी। बार बार हम लोग इन तीनों को यूज करेंगे। जब भी मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज निकालिए, आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट। जब भी हम निकालना चाहेंगे स्लोप निकालिए, तब भी क्या करना है? डिफरेंशिएट। और जब भी कोई फिजिक्स का फॉर्मूला आएगा तो डिफरेंशिएट। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। एक छोटी सी चीज और, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? dv बाई dt। और इसके लिए लैंग्वेज क्या यूज की? एक्सीलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। d बाई dt जहां किया, इसके लिए क्या शब्द यूज करना है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये समझ आया? ओके, अब एक लैंग्वेज का एक स्टेप और आगे। एक्सीलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब यहां पर अगर मैं v की ये वैल्यू रख दूंगा तो कैसे रखनी है? देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ये हमने लिया, एक्सीलरेशन इज dv बाई dt, और इसको हमने लिखा d बाई dt ऑफ v। और v खुद क्या है? d बाई dt ऑफ x। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ x, और उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन x के साथ क्या रिश्ता रखता है? ये रिश्ते को शब्द याद रखिए, एक्सीलरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x। एक्सीलरेशन इज, मतलब x को कितनी बार डिराइव किया हमने? 2 बार। पहली बार डिराइव किया तो क्या बना? वेलोसिटी। दूसरी बार डिराइव किया तो वो क्या बन गया? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में भी बेसिकली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सॉरी, बेसिकली चेंज किसका होता है? एक्स का। एक बार जब चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं वेलोसिटी, और 2 बार जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यस, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको छोटे में कैसा लिखते हैं? 2 बार एक्स का dt 2 बार, ऐसे लिखना है। लिखने का तरीका याद रखिए, इस d का स्क्वायर नहीं करना है। और एक चीज पक्का याद रखिए, dt का मतलब d मल्टीप्लाइड बाई t नहीं होता है। d क्या है? छोटा सा t। वो d उसका एडजेक्टिव है, d उसका गुण बताता है कि t कैसा है? छोटा, राइट? d मल्टीप्लाइड बाई t को dt नहीं लिखना है। इसलिए जब हम स्क्वायर करते हैं तो dt का स्क्वायर होता है, क्योंकि dt एक शब्द है, 2 नहीं है। ठीक है? तो ये जो लिखा है ये स्क्वायर नहीं है। ये 2 क्या बताता है?
डेरिवेटिव कितनी बार किए गए हैं, सेम प्रोसेस कितनी बार रिपीट की गई है, 2 बार, तब एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको नोट करें। ये एक्सेलरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेंटेंस का मीनिंग समझ आ गया आपको, सेकेंड डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है और उसको लिखना कैसे। ठीक, 2 बार जब हम डिराइव की, 2 बार डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ओके, यहां तक ये सब हो गया और डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप समझ गए, फिजिक्स में कैसे यूज करना है। अब बड़ी बात यह है प्रैक्टिकल, कि हम डेरिवेशन करेंगे कैसे, डेरिवेशन किसका होता है। तो सबसे बेसिक चीज याद रखिए, डेरिवेशन एक वेरिएबल फंक्शन का होता है, कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं होता है। ओके, तो हमने मैथमेटिक्स में इसके सॉल्यूशन निकाले और उस सॉल्यूशन को हमने याद कर लिया और फिजिक्स में हम उसको यूज करेंगे। तो वो कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उसको नोट कर लीजिए और उसका प्रोसेस याद कर लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं, हमने लिया y इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, इसको मैथमेटिक्स में कैसा लिखते हैं, ये y इज फंक्शन ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dt होगा या dy बाई dx होगा। वेरी गुड, ये चीज आप समझ गए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए ऊपर फंक्शन लेना है और नीचे वो क्वांटिटी लेनी है जिसका वो फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dt कभी नहीं होगा। अगर हम dy बाई dt करेंगे तो t क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि यहां वेरिएबल कौन है, y और x। यहां पर जब हमने dx बाई dt लिया था तो हमने मान लिया था कि वेरिएबल कौन है, x और t। ओके, यहां पर हम शुरू करते हैं की लैंग्वेज में कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, y और x, और y x का फंक्शन है। अब इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे dy बाई dx। हाँ, पहला लेते हैं, इफ y इज ए कांस्टेंट, if y is equal to a constant, then dy by dx, that is derivative of d by dx of a constant, is equal to 0। ये हमारा पहला थ्योरम है। एग्जाम्पल, d by dx of phi 0। बहुत आसान है, देखो ऊपर क्या है, चेंज इन 5। 5 एक क्वेश्चन में रहे, दूसरे क्वेश्चन में रहे, कहीं भी रहे, क्या उसमें चेंज होता है, 5 तो 5 है, नो चेंज। कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, चेंज इन कांस्टेंट इज 0, इसलिए ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या बन गया, 0। तो ये हम याद कर लेते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने बोला जाएगा तो उसका आंसर क्या लिखना है, करेक्ट। अब दूसरा लेते हैं, y इज इक्वल टू x, then dy by dx, that is dx by dx is equal to 1। y की वैल्यू x ही है, तो dx by dx ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो आप याद कर लेंगे, जहां भी हमको dy by dx करना है और y इज इक्वल टू x आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1, आंसर 1। अब उसके बाद तीसरा, y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इंटू x, ए कांस्टेंट इंटू x,
देन dy बाई dx, इसको हम लिखेंगे c इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू c. एग्जाम्पल, d बाई dx ऑफ 5x, this is equal to d by dx of 5y. This is equal to multiplied by dy by dx. No. c into x. Okay. c 5y. तो y x के बराबर है तो ठीक है, dx by dx हो जाएगा, नहीं तो y रहेगा. तो कांस्टेंट के साथ जब x का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, कांस्टेंट के साथ y का या x का किसी का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो ये जीरो नहीं होगा. क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि उस समय वो कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है. जैसे मैंने आपसे बोला 3x या 3y, इसको आप कैसा लिखते हो? 3 इंटू वाई. मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं इसको लिखता हूं y प्लस वाई प्लस वाई. ठीक है कि नहीं? ठीक है. तो y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? dy बाई डी एक्स. दूसरे y का क्या हुआ? dy बाई डी एक्स. तीसरे y का क्या हुआ? dy बाई डी एक्स. तीनों मिला के प्लस कर दो, क्या हो गया? 3 dy प्लस डी एक्स. 3 गायब हुआ क्या? नहीं. इसलिए जब कांस्टेंट का x के साथ या फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है, वो खाली कांस्टेंट नहीं है. वो हमको क्या बताता है कि ये वाला वेरिएबल रिपीट हुआ है. जैसे हमने आपको बोला 3 किलोग्राम और दूसरा हमने बताया 3 इज ए नंबर. 3 किलोग्राम इज नॉट ए नंबर. व्हाट डज इट से? किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, इन तीनों को हमने मिला दिया. तो कितने किलोग्राम? 3 किलोग्राम. बट दैट इज ए मास, दैट इज नॉट ए नंबर. 3 इज ए नंबर एंड 3 kg इज मास. 3 सेकेंड इज टाइम. 3 मीटर इज लेंथ, दैट इज नॉट ए नंबर. इसी तरह से वो प्रिंसिपल हमने यहां लगाया कि जब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये अकेला c नहीं है. अकेला c होता तो क्या इसका डिफरेंशिएशन? जीरो, कोई चेंज नहीं होता. पर अगर ये c टाइम्स x है तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है और c टाइम होगा तो वो क्या बन जाएगा? राइट. तो ये आप याद रखेंगे. इस तरह से ये जो 5 है ये हमेशा सामने आ जाएगा. कांस्टेंट हमेशा कहां आ जाएगा? सामने. और बाकी की क्वांटिटी को हमने डिफरेंशिएट कर देना. ओके. अब चौथा, y इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c. अगर ऐसा है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? dy बाई dx. तो ये इस तरह से किया जाएगा. इसको हम ओपन कर देंगे एंड दिस विल बी ऑफ ax प्लस dy बाई dx ऑफ bx स्क्वेयर प्लस dy बाई dx ऑफ c. ये हमारा मेथड रहेगा. ठीक है. दिस इज अलाउड. ब्रैकेट को खोल के हमको हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है. ये सिर्फ प्लस और माइनस में चलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं. याद रखिएगा, ये सिर्फ किस में चलेगा? प्लस में. मल्टीप्लिकेशन के अलग फॉर्मूला. ओके. मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अब हम करते हैं. if y is equal to
दिस y इज इक्वल टू एक्स वाई, p multiplied by q, where p and q are functions of x. y is equal to p multiplied by q. p और q दोनों फंक्शन हैं, तो इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो इसके डेरिवेशन का फॉर्म p multiplied by d by dx of q plus q multiplied by d by dx of p. p को कांस्टेंट माना, q को डिफरेंशिएट कर दिया, q को कांस्टेंट माना, p को डिफरेंशिएट कर दिया और दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो ये हमको प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन मिलता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स करेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लेते हैं, ओके नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, पहले एक सबसे डिफिकल्ट लेते हैं, जिसको ये y इज इक्वल टू p अपॉन q। ओके, व्हेन y इज इक्वल टू p अपॉन q, तो इसका डेरिवेशन क्या लेना है? दिस इज इक्वल टू, यहां पर पहले डिनोमिनेटर लिखना है q dp बाई dx, dy by dx, q dp by dx माइनस p dq by dx, ऐसा लिखिए, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर q स्क्वेयर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपको ये याद करना है, q को यहां, ये यहां इस तरह से ये आएगा, इसको रट लीजिए, फॉर्मूला तो सारे ही रटने आपको, नोट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला, फिजिक्स में 99% आप ये फॉर्मूले को यूज करेंगे जो अब हम अभी लिखने जा रहे हैं, बाकी 1% में ये सब है। ये किसको बोल रहे हो? dy बाई डी एक्स, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये तो ये फॉर्मूला है, इसको हम यहां लिख, dy by dx, no, when y is equal to x to the power n, then dy by dx is equal to, ये n सामने आएगा n, और उसके बाद ये x लिखा जाएगा और इसकी पावर हम लिखेंगे, यहां पर पावर n है, नोट करिए, अब इसके बेसिस पर मुझे आप बनाकर दिखाइए, y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 3, देन हाउ मच इज dy by dx इक्वल टू? dy by dx इज इक्वल टू, पहले क्या लिखना है? n, 3, x की पावर कितनी? 3 से -1 कर दीजिए, कितनी हो गई? 2। ये आ गया dy बाई dx, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? dy by dx ऑफ
y की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यूब। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, 3x। ये पहली बात सॉल्यूशन आपके साथ। अब मुझे बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, बोलो 5x टू द पावर 4। ये 5 सामने ले आइए, 5 और x टू द पावर 5 माइनस 1, 4। ये आ गया सॉल्यूशन। समझ आया? अब आप कुछ भी चाहते हैं, ये वाला कौन सा, c के साथ मल्टीप्लीकेशन। ये इसको करने के लिए हमने बनाया, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x3। इसको ये 6 कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी थ्री एक्स स्क्वेयर। तो ये कितना हुआ, 18x स्क्वेयर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब कितना आया, 18x। ये बात समझ गई? अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप देखिए, जब भी ऐसा नंबर आपको मिलेगा, इन दोनों को तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों यहां पर आएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे। 6 3 18, इसकी एक पावर कम कर दो, आंसर। समझ आया? ओके, अगर समझ आया तो बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ 20x टू द पावर 5। तो दिस इज सॉल्यूशन 100x टू द पावर। करेंगे आपसे, ओके। अब इसमें एक और छोटी सी चीज, जैसे हमने इसमें किया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। y की जगह क्या लिया, 1/x। तो बताइए 1/x की पावर में इसको आप सिर्फ न्यूमरेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यस, x टू द पावर -1, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1। अब बोलिए, न्यूमरेटर के सामने क्या आ जाएगा, -1 -1 की पावर कितनी, वेरी गुड, x टू द पावर -2। अब x टू द पावर -2 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 2। तो इसको अब हम क्या, -1/x स्क्वायर। तो -1/x स्क्वायर, वही रूल लगा है, ठीक है। तो ये हमारे इतने फॉर्मूलाज हो गए। इसके बाद 2-3 फॉर्मूले और हैं, उसको नोट कर लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं इसको। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये लिखना जरूरी है, ठीक है, प्लस और ये माइनस, ये हमारे बहुत काम में आते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला काम में आएंगे। ओके, एक छोटा सा और है, वो अभी मैथमेटिक्स में काम में आएगा, तो आई शुड नॉट गिव इट, फिजिक्स में ये काम में नहीं आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो इसको लिखने से ये कि आपकी फॉर्मूला की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो नाउ यू नो ऑल द फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? एक्स टू द पावर एन। फिर ये भी आपको काम में आएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स वाले। इस पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि डिफरेंशिएशन हमने किया, इसमें हम किस तरह से वेलोसिटी निकालेंगे, किस तरह से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये सब करना। और एक प्रोसेस हमारी डिफरेंशिएशन से ठीक उल्टी प्रोसेस होती है, वी कॉल इट इंटीग्रेशन। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे ये इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होती है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन डिफरेंस एंड डिवीजन, इसको उल्टा कर दो, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, दैट इज इंटीग्रेशन। दैट इंटीग्रेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, और कहां कहां उसको यूज करना है दैट वी विल अंडरस्टैंड देयर। ओके, थैंक यू। P multiplied by Q, where P and Q are functions of x. Y is equal to P multiplied by Q. P और Q दोनों फंक्शन हैं, तो इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो इसके डेरिवेशन का फॉर्म P multiplied by d by dx of Q plus Q multiplied by d by dx of P। D को कांस्टेंट माना, Q को डिफरेंशिएट कर दिया, Q को कांस्टेंट माना, P को डिफरेंशिएट कर दिया, और दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो ये हमको प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन मिलता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स करेंगे अभी, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लेते हैं। ओके, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, पहले एक सबसे डिफिकल्ट लेते हैं, जिसको ये y इज इक्वल टू P अपॉन Q। ओके, व्हेन y इज इक्वल टू P अपॉन Q, तो इसका डेरिवेशन क्या लेना है? दिस इज इक्वल टू, यहां पर पहले डिनोमिनेटर लिखना है Q dP बाई dx, dy by dx, Q dP by dx माइनस P dQ by dx, ऐसा लिखिए। एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर, Q स्क्वेयर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपको ये याद करना है, Q को यहां, ये यहां इस तरह से ये आएगा, इसको रट लीजिए। फॉर्मूला तो सारे ही रटने आपको, नोट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला। फिजिक्स में 99% आप ये फॉर्मूले को यूज करेंगे जो अब हम अभी लिखने जा रहे हैं, बाकी 1% में ये सब है। ये किसको बोल रहे हो? dy बाई dx, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम यहां लिखें
dy by dx, no, when y is equal to x to the power n, then dy by dx is equal to, ये n सामने आएगा n, और उसके बाद ये x लिखा जाएगा और इसकी पावर हम लिखेंगे, यहां पर पावर n है, नोट करिए, अब इसके बेसिस पर मुझे आप बनाकर दिखाइए, y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू x to the power 3, then how much is dy by dx equal to? dy by dx is equal to, पहले क्या लिखना है, n, 3, x की पावर कितनी, 3 से -1 कर दीजिए, कितनी हो गई, 2, ये आ गया dy by dx, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx ऑफ y की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यूब, dy by dx ऑफ x क्यूब कितना होता है, 3x। ये पहली बार सॉल्यूशन आपके, अब मुझे बताइए dy by dx ऑफ x to the power 5, बोलो, 5x to the power 4, ये 5 सामने ले आइए, 5 और x to the power 5 minus 1, ये आ गया सर, समझ आया, अब आप कुछ भी चाहते हैं, ये वाला कौन सा, c के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये इसको करने के लिए हमने बनाया, ओके, dy by dx ऑफ 6x3, इसको ये 6 कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, उसके बाद क्या करना है, dy by dx, यानी थ्री एक्स स्क्वेयर, तो ये कितना हुआ, 18x स्क्वेयर, तो dy by dx ऑफ 6x क्यूब कितना आया, 18x। ये बात समझ गई, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप देखिए, जब भी ऐसा नंबर आपको मिलेगा, इन दोनों को तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों यहां पर आएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, 6 3 18, इसकी एक पावर कम कर दो, आंसर समझ आया, ओके, अगर समझ आया तो बताइए dy by dx ऑफ 20x to the power 5, so this is solution 100x to the power, करेंगे आपसे, ओके। अब इसमें एक और छोटी सी चीज, जैसे हमने इसमें किया dy by dx ऑफ 1/x, y की जगह क्या लिया, 1/x, तो बताइए 1/x की पावर में इसको आप सिर्फ न्यूमरेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यस, x to the power -1, dy by dx ऑफ x to the power -1। अब बोलिए, न्यूमरेटर के सामने क्या आ जाएगा, -1 -1,
इसकी पावर कितनी? वेरी गुड, एक्स टू द पावर -2। अब एक्स टू द पावर -2 का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 2। तो इसको अब हम क्या, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वही रूल लगा है, ठीक है। तो ये हमारे इतने फॉर्मूलाज हो गए। इसके बाद 2-3 फॉर्मूले और हैं, उसको नोट कर लीजिए। मैं यहां लिख देता हूं इसको। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। प्लस और ये माइनस, ये हमारे बहुत काम में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये फॉर्मूला काम में आएंगे। ओके, एक छोटा सा और है, वो अभी मैथमेटिक्स में काम में आएगा, तो आई शुड नॉट गिव इट। फिजिक्स में ये काम में नहीं आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो इसको लिखने से ये कि आपकी फॉर्मूला की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो नाउ यू नो ऑल द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या है? एक्स टू द पावर एन। फिर ये भी आपको काम में आएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स वाले। इस पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि डिफरेंशिएशन हमने किया, इसको हम किस तरह से वेलोसिटी निकालेंगे, किस तरह से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये सब करना। और एक प्रोसेस हमारी डिफरेंशिएशन से ठीक उल्टी प्रोसेस होती है, वी कॉल इट इंटीग्रेशन। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे ये इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होती है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंस एंड डिवीजन, इसको उल्टा कर दो, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, दैट इज इंटीग्रेशन। दैट इंटीग्रेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, और कहां कहां उसको यूज करना है दैट वी विल अंडरस्टैंड देयर। ओके, थैंक यू।